हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 5वां पाठ देख रहे हैं, निर्देशांक भूमिति। इस पाठ का एक्सरसाइज 5.1 से संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और आप लोगों को भेज चुका हूं। आज हम लोग इसका प्रश्न संग्रह 5.2 देख रहे हैं। इस प्रश्न संग्रह को हल करने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 सूत्रों पर निर्भर होना होगा। अगर ये 3 सूत्र आप अच्छी तरह जानते हो, इस एक्सरसाइज के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसमें ये पहला सूत्र है विभाजन सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि एक रेखाखंड है, जैसे एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये रेखाखंड ए बी है, इसके 2 अंत बिंदु ए और बी हैं, और इस रेखाखंड को कोई एक और बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु पी इस रेखाखंड के बीच में कहीं तो है, और ये इसको एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यन है। तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु P ए बी को यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 माना जाए, इसका निर्देशांक x2 y2 माना जाए, और इस बिंदु P का निर्देशांक x y माना जाए, तो ये बिंदु P के निर्देशांक और A और B के निर्देशांक तथा विभाजन के अनुपात में एक विशेष संबंध होता है, जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। और ये संबंध क्या कहता है कि बिंदु x का निर्देशांक, मतलब इस बिंदु P का जो x निर्देशांक है, वो बराबर होगा यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन। यहाँ देखो, इंटरेस्टिंग बात आपको ये ध्यान देना है कि इस यम का गुणा x2 में होता है, ना कि x1 में, और इस यन का गुणा x1 में होता है। यही आपको ध्यान देना है। ठीक इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनेगा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। तो मतलब जैसे x निर्देशांक ज्ञात की, ठीक वैसे ही y निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र, अगर आपको विभाजन सूत्र समझ में आ रहा है तो ठीक इसी पर आधारित है मध्य बिंदु का सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर एक रेखाखंड ए बी है और इसको विभाजित करने वाला जो बिंदु मान लीजिए यम है, ये इसको 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंदु यम ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हो आसानी से कि विभाजन का जो अनुपात है यम अनुपाते यन, वो दोनों बराबर है, मतलब देखा जाए तो 1 अनुपाते 1 है। तो इस आधार पे अगर इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 माना जाए, इसका निर्देशांक x2 y2 माना जाए, और इसका निर्देशांक x y माना जाए, तो बिंदु x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनता है। देखो, फार्मूला ठीक यही है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि यम और यन का मान अब यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि 1 अनुपाते 1 है, क्योंकि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो 1 अनुपाते 1 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे x2 प्लस x1, या उसी को लिख सकते हो x1 प्लस x2 बटे जो यम प्लस यन है उसके स्थान पे 1 धन 1 बराबर 2। और इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनेगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, जो कि इसी विभाजन सूत्र से मिलता जुलता है, इसी पर आधारित है। पर जब अगर हमें मध्य बिंदु दिया है तो विभाजन सूत्र के झमेले में ना पड़ के डायरेक्ट हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज से संबंधित लास्ट फार्मूला है केंद्रों का सूत्र। अगर आपको ध्यान में होगा कि केंद्रों का मतलब क्या होता है, जैसे ही केंद्रों की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में एक त्रिभुज ध्यान में आना चाहिए कि कोई एक त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, इसमें केंद्रों किसको बोलते हैं? इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं,
ये इसके बराबर, यहाँ से माध्यिका डालें तो ये इसके बराबर, और यहाँ से जब हम माध्यिका खींचते हैं तो माध्यिकाओं की खासियत होती है वो एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर, इसको हम बोलेंगे माध्यिका। और एक खासियत ये होती है माध्यिकाओं के इस संगामी बिंदु का, इस संगामी बिंदु को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। ये हमेशा माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके आधार पर इस संगम बिंदु को ही केंद्रव कहा जाता है। ध्यान रखो, इसी संगम बिंदु को हम केंद्रव कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र भी कहा जा सकता है, या माध्यिकाओं का संगम बिंदु भी कहा जा सकता है। और इस संगम बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो इसका भी संबंध इन तीनों बिंदुओं से होता है। तो अगर इस बिंदु को मैं x1 y1 मान लूँ, इसका निर्देशांक x2 y2 मान लूँ, इसका निर्देशांक x3 y3 मान लूँ, और इस g का निर्देशांक केंद्रव, यहाँ पे केंद्रव g है, मैं मान रहा हूँ इसको g, और इसका निर्देशांक अगर मैं एक्स वाई मान लेता हूँ तो x ज्ञात करने के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। और इस केंद्र का y निर्देशांक के लिए फार्मूला ठीक इसी प्रकार बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो मतलब अगर आपको केंद्रों की बात किया जाए तो इस तरह से फार्मूला ध्यान में लेना है, मध्य बिंदु की बात किया जाए तो इस तरह से फार्मूला, और अगर एक अनुपात में विभाजित कर रहा है कि अलग अनुपात में, तो आपको विभाजन सूत्र पर विचार करना होगा। तो इस एक्सरसाइज का सवाल करने के लिए अगर आपको ये 3 सूत्र ध्यान में रहते हैं तो आप सारे सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हो। बच्चों यहाँ प्रश्न पे ध्यान दो। एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न, एक बिंदु P है जो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब अगर आप आकृति के रूप में कल्पना करें, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब यहाँ पे 2 बिंदु हैं, उनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। जैसे रेखाखंड AB है, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड AB है। इस रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि बिंदु P इसी पर कहीं तो है और ऐसे जगह पर है कि P से यहाँ की दूरी अगर 2 होए तो P से यहाँ की दूरी 3 होगी। देखो ये अनुपात है, मतलब संक्षिप्त रूप है, वास्तविक में कुछ और हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं प्रश्न के अनुसार कि ये अनुपात 2:3, जिसको हम सांकेतिक रूप में m/n लिखते हैं। और बिंदु P का निर्देशांक हम x, y मानते हैं, और बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, इस तरह से मान लेते हैं। अब हमें ये बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये बिंदु P AB को विभाजित कर रहा है, मतलब हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला है m, याद रखो m का गुणा x2 के साथ, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। यहाँ पर m के स्थान पर क्या लेना है, 2 गुणे x2 के स्थान पर, ध्यान दो x2 मतलब यहाँ पर क्या है, b का निर्देशांक क्या है, 4,3, ये है 4,3, और a का निर्देशांक क्या है, -1,7। तो इस तरह से लिख लेने से गलती होने का चांस कम हो जाएगा। x2 की जगह पे 4, फिर n के स्थान पे 3, x1 के स्थान पे ऋण बटे m प्लस n, मतलब 2-3। अब ये 4 का 2 में गुणा 8, और याद रखो 3 का 1 में गुणा तो 3 1 कम 3, लेकिन चिन्ह का चिन्ह में गुणा, धन का ऋण में गुणा करोगे तो ऋण बटे 3 2 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटे 5, तो 5 5 से कट जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा 1।
मतलब हमें x निर्देशांक कितना प्राप्त हो गया, 1। ठीक इसी तरह y निर्देशांक निकालना है तो y बराबर यम, याद रखो y निर्देशांक ज्ञात करना है तो यम y2 धन यन y1 बटे यम प्लस यन। अब यहाँ पर यम का मान 2, y2 का मान ध्यान रखना ऋण 3 लेना है, ये 2 गुणे ऋण 3 धन यन का मान 3 गुणे y1 का मान 7 बटे यम प्लस, सॉरी यहाँ पे यम प्लस यन लिखना था, यम की जगह 2 यन की जगह पे 3, इन दोनों का गुणा ऋण 6, यहाँ पे 7 × 21 बटे 2 और 3 जोड़ोगे तो 5। एक धन है एक ऋण है, मतलब घट जाएगा, 21 में 6 घटाओगे 15, बड़े वाले का चिन्ह प्लस बटे 5, तो 5 इसमें भाग देंगे तो 3, मतलब y का मान कितना आ गया 3। इसलिए हम कह सकते हैं कि p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमेशा पहले x निर्देशांक लिखते हैं तो 1, फिर उसके बाद y निर्देशांक 3। इस तरह से अगर कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र से x और y का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो ठीक इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न भी है। दूसरे प्रश्न में भले 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न आपको इस पहले प्रश्न की तरह ही हल करना है। इस तीसरे प्रश्न में मैंने दूसरा प्रश्न आपको नहीं कराया क्योंकि ठीक पहले प्रश्न की तरह आपको खुद से प्रयास करना है। तीसरे प्रश्न में ध्यान दो कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है P डैश T डैश Q। इसका क्या मतलब होता है कि कोई एक रेखाखंड है जिसके किनारे पर दो बिंदु हैं P और Q और T उसके बीच में है, पर बीच का मतलब ये मत समझ लेना कि मध्य बिंदु है, बीच में कहीं भी हो सकता है। ये दो किनारे के बिंदु हैं P और Q और उसके बीच में कहीं तो बिंदु T है, जैसे मैंने ये सोच लिया कि यहाँ पर है वो बिंदु T। अब हमें जानकारी क्या दिया है, T का निर्देशांक ऋण 1, 6, P का निर्देशांक ऋण 3, 10 और Q का निर्देशांक 6, ऋण। अब पहले सवाल में क्या था, ये जो T था इसको विभाजित कर रहा था और इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। वहाँ पे T की जगह P नाम दिया गया था, पर मुद्दा वही था कि ये इसको विभाजित कर रहा था और इसका निर्देशांक ज्ञात करना था। पर इस प्रश्न में सबका निर्देशांक दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, किस अनुपात में विभाजित करना है। ध्यान रखो प्रश्न को महत्वपूर्ण समझो, किस अनुपात में, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या है वो हमें ज्ञात करना है, जिसको हम क्या मानते हैं, यम अनुपाते यन। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि यम अनुपाते यन का मान ज्ञात करो। तो जैसे कि हम इसको मानते हैं x1 y1, इसको हम x, y और इसको x2 y2 और ये यम अनुपाते यन हमको ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही विभाजन का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर किसी एक निर्देशांक पर विचार करें, जैसे x निर्देशांक पे x बराबर क्या होगा, यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन। यहाँ भी सिंपली आपको मान रखना है x के स्थान पर, ध्यान दो जरा सावधानी से, x के स्थान पर ऋण 1। पिछले सवाल में x ज्ञात करना था, यहाँ x का मान हमको दिया है, यम नहीं दिया है तो यम वैसे लिख देंगे। x2 के स्थान पे 6 धन यन नहीं मालूम है, यन वैसे लिख दिए। x1 के स्थान पर ऋण 3 बटे यम प्लस यन। अब यहाँ पर इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि ये बटे 1 है, तो आप इस तरह से तिर्यक गुणा करोगे तो ऋण 1 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण 1, जरा ध्यान दीजिए, ऋण 1 का गुणा जब इसमें करेंगे ऋण 1 गुणे यम धन यन बराबर, यहाँ पे यम का गुणा 6 में तो पहले अंक को हम लिखते हैं 6m और यहाँ पे यन का गुणा 3 में और धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण 3n। अब ऋण का गुणा इन दोनों में करना है, एक का गुणा करेंगे तो वही होगा, लेकिन ऋण का गुणा करने से चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण यम ऋण n बराबर 6m ऋण
3n। यहाँ जल्दी में ऐसा मत सोच लेना कि इसमें से इसको घटा करके 3 आ गया। याद रखिए ये दोनों सजातीय नहीं है, मतलब इसमें से इसको हम घटा नहीं सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, सजातीय का पक्षांतर कर सकते हैं, मतलब दोनों यम एक तरफ और दोनों यन एक तरफ। मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ऋण यम, 6m को इधर लाएंगे तो माइनस, ऋण 3n जैसा है वैसे ही, और ऋण n इस तरफ गया तो धन n। अब यहाँ ये दोनों सजाती हैं, चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, और बड़े वाले का चिन्ह, यहाँ चिन्ह अलग अलग है, घट जाएंगे, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस निकल जाएगा। तो मतलब 7m बराबर 2n। हमें क्या ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और हमने क्या माना है, यम अनुपाते n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें यम अनुपाते n निकालना होगा, मतलब यम ऐसे ही लिखना होगा, n इधर गुणे में है तो इधर लाएंगे तो बटे में, 2 ऐसे ही, 7 इधर ले गए तो बटे में। तो इस तरह हमें जवाब क्या प्राप्त होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है कि बिंदु टी पी और क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ प्रश्न नंबर 4, प्रश्न समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रेखाखंड AB किसी वृत्त का व्यास है, मतलब यहाँ पर एक वृत्त पर विचार करना है। एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में एक रेखाखंड AB उसका व्यास है। व्यास का मतलब उसके केंद्र से होके जाएगा, और उसके केंद्र का नाम यहाँ पर P दिया गया है। तो एक वृत्त है जिसका ये व्यास है और P वृत्त का केंद्र है। A का निर्देशांक दिया है 2,3, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हमको दिख रहा है 2,3। P का निर्देशांक दिया है 2,0। हमें इस B का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये समझना है कि इतना तो समझ में आ रहा है कि P AB को विभाजित कर रहा है, मतलब विभाजन सूत्र काम कर सकता है। लेकिन एक खास बात और है कि ये वृत्त से संबंधित अगर आप विचार करोगे तो AB व्यास है, P केंद्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P AB का मध्य बिंदु होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें मध्य बिंदु मालूम है और ये दोनों बिंदु में से एक बिंदु मालूम है और उसे ज्ञात करना है, तो विभाजन सूत्र की बजाय हमें मध्य बिंदु का सूत्र इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा। अब मध्य बिंदु के सूत्र से संबंधित अगर हम विचार करते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इस बिंदु को हम x1 y1 और इस बिंदु को हम x2 y2 मानते हैं, और इस बिंदु को हम x, y मानते हैं। तो सबसे पहली बात ये AB वृत्त का व्यास है, ऐसा जानकारी दिया है, तथा P वृत्त का केंद्र है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए PAB का मध्य बिंदु होगा। ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि चूंकि ये व्यास है और ये केंद्र है, इसलिए ये इसका मध्य बिंदु होगा। और अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या कहता है कि मध्य बिंदु के सूत्र से हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि x आपको पता है तो इसके नीचे ऋण 2 लिखना है, x1 भी पता है 2, लेकिन x2 आपको ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ तिर्यक गुणा वाली बात आप सोचोगे तो इसका गुणा इसमें, तो 2 धन x2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 4। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 4 ऋण 2
तो x2 बराबर ऋण 6। तो मतलब हमें इस बिंदु का x निर्देशांक प्राप्त हो गया ऋण 6। ठीक इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ध्यान दो, यहाँ y निर्देशांक के लिए ये फार्मूला होता है, पर हमें y निर्देशांक पता है कितना है 0। y1 भी हमें पता है कितना है ऋण 3, धन y2 हमें ज्ञात करना है बटे 2। अब फिर से यहाँ पे 0 बटे 1 कल्पना करें, तो तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो ऋण 3 धन y2 बराबर 2 गुणे 0। तो जैसे कि आपको पता है कि 0 में किसी का भी गुणा होने पर हमेशा 0 हो जाएगा, इसलिए y2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 3 इस तरफ जाएगा तो धन 3। इसलिए हम कह सकते हैं उस बिंदु B का निर्देशांक क्या हुआ, हमेशा पहले x निर्देशांक ऋण 6, 3। तो यहाँ पे सीधे मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात करना था, लेकिन अगर हमें ये 3 बिंदु दिए गए हैं और इनमें से कोई भी एक ज्ञात करना हो और ये मध्य बिंदु हो, तो हम इस सूत्र की मदद से वो निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।